नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर माघे प्रदेश का, और उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे योगी सरकार 2.0 के पहले 30 दिनों की। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे उन दावों और वादों की जिस पर सरकार और मंत्री एक नए यूपी के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष के विश्लेषण आरोपों के अंगारे की तरह बरस रहे हैं। अब सवाल यह है कि बीते 30 दिनों में सरकार ने जो फैसले लिए उससे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले यूपी की राह कितनी बुलंद हो रही है। बीते 30 दिनों में फैसले हुए उसमें अपराध मुक्त यूपी की राह कितनी बुलंद हो रही है। और सबसे अहम सवाल यह है कि 30 दिन की सरकार राम राज्य के संकल्प पर कितने कदम आगे बढ़ पाई है। यही उत्तर मांग रहे हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चुनौतियों की भरमार के बीच 30 दिन की सरकार, जनता की उम्मीदों को पूरा करने का दारोमदार। प्रदेश की जनता की अपेक्षा के क्रम में हम लोग सेवा कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। योगी सरकार 2.0 में तेज हुई योजनाओं की रफ्तार, गांव से शहर तक, सड़क से लेकर शिक्षा तक। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं। नौकरी और स्वरोजगार की योजना को दी जा रही था। मंत्रियों के दावों में कितना दम, यानी तकनीक से जोड़ने का जो हमारा अहद था, संकल्प था, वो उस गति में, उसमें तेज गति से आगे बढ़ा जा रहा है। जनता की कसौटी पर खरा उतरने का दावा। तो 100 दिन की जो हमारी प्राथमिकता है, आपको 100 दिन दीजिएगा तो आपको दिखेगा। योगी 2.0 सरकार ने पूरा किया कौन सा वादा। आगे आने वाले समय में विकास के बड़े बड़े काम होंगे। कैसे रहे योगी 2.0 के पहले 30 दिन। जनता से किए वादों पर कितनी खरी उतरी सरकार। 30 दिन की सरकार राम राज्य की तरफ कितने कदम। तो सवाल कई हैं, क्योंकि 30 दिन हो चुके हैं, योगी सरकार 2.0 है और तमाम जो ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं उन सब के बीच सवाल सबके मन यही है कि जो 30 दिन में फैसले हुए वो कितने कारगर हैं और कितने मजबूत नजर आ रहे हैं। राम राज्य की परिकल्पना को लेकर, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर, अपराध मुक्त प्रदेश को लेकर, और जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बेहतरीन बदलाव को लेकर। हमारे साथ हरिशचंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ थोड़ी देर में डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता सपा, और विजय उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों लोग का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले विजय उपाध्याय जी आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि जो ये 30 दिन गुजरे, तमाम चीज़ें हुई, तमाम चीज़ों को लेकर फैसले लिए गए, कुछ चीज़ों में फैसले लिए जाने हैं, कुछ चीज़ों का मास्टर प्लान बन रहा है। लेकिन जो 30 दिन हैं, इस पूरे कार्यकाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं। क्या 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देखा गया उसकी तरफ बढ़ता हुआ प्रदेश दिख रहा है, अगर 30 दिनों की काम की बात करें तो? देखिए, अगर कोरोना की ये जो चौथी लहर की बात है, अगर ये आगे नहीं बढ़ती है और जो अभी हालात हैं करीब करीब इतनी ही रहेगी या बहुत मामूली केसेस में बढ़त होगी, तो उससे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार के जो आर्थिक विकास के योजनाएं हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट होगी। जो स्टेट जीडीपी है पिछले वित्तीय वर्ष में 21 लाख करोड़ की थी, वो शायद उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। लेकिन अगर कोरोना का फैलाव ज्यादा हुआ, जैसा सेकेंड वेव या थर्ड वेव में जो हालात दिखे थे, उस तरह से कुछ ज्यादा फैलाव होता है तो इस पे जरूर झटका लगेगा। क्योंकि पिछले 3 साल इस तरह से गुजरे हैं प्रदेश के कि वो गाड़ी रुक रुक के आगे बढ़ी है। लेकिन 5 साल की सरकार, उसके बाद नई गवर्नमेंट कंटिन्यूएशन में एक बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार किसी को अगर मौका मिला है तो प्रदेश में अपने आप में इतिहास है। और इसलिए जो इसमें जरूरी ये है कि पिछले 5 साल में जो काम योगी जी ने किए हैं, जो विजन उनका था या पार्टी का विजन जो था, जो मास्टर प्लान दिमाग में रहा होगा पार्टी नेताओं के, जो मुख्यमंत्री के दिमाग में था स्ट्रेटजी, वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे, उसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। अधिकारियों की जो लाल फीताशाही है, फाइलों में क्वेरी पे क्वेरी, एक साथ सारी क्वेरी नहीं करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर क्वेरी
जब फाइल मैच्योर होने लगेगी तो एक नई क्वेरी कर देंगे उसमें। ये प्रोसेस अभी भी उत्तर प्रदेश में है और इसको अगर ठीक कर देंगे योगी जी, एक साथ ही 10 क्वेरी, 20 क्वेरी, 25 क्वेरी जितनी करनी हो अधिकारी कर ले, सिंगल विंडो जैसा सिस्टम हो जाए। यहाँ तक कि अयोध्या के जो होटल के प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने डिले हैं सिर्फ इसलिए कि अधिकारी इतनी क्वेरी कर रहे हैं, क्वेरी बहुत करते हैं। बिल्कुल सर, इस पर जवाब ले लेते हैं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, 30 दिन पर हम बात कर रहे हैं, उपलब्धियों पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो पहला पॉइंट विजय जी गिना रहे हैं कि फाइलों के जाल में सिस्टम इतना फंस गया है, क्वेरी में इतना फंस गया है कि योजना कितनी भी अच्छी हो काम आगे बढ़ने ही नहीं पाता। इस पर सोच रहे हैं आप लोग? नहीं, निश्चित रूप से बिल्कुल कुछ तकनीकी दिक्कत। हरिश्चंद्र जी के पास जाएंगे। विजय उपाध्याय सर लगातार हमारे साथ बने। विजय जी, जिस तरीके से हरिश्चंद्र जी के पास एक बार फिर रुक कर, हरिश्चंद्र जी अपनी बात पूरी करिए, आवाज उस वक्त नहीं आ रही थी। विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत पैनी निगाह से सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, सब पे उनकी पैनी निगाह रहती है। वो जो बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी का पहले जो ब्यूरोक्रेसी पर जो अवधारणा थी वो लटकाने भटकाने की थी, जो योगी राज में चलने वाली नहीं है। और मैं विजय जी को याद दिलाना चाहता हूं, योगी राज के अधिकारियों की बात कर रहे हैं कि अयोध्या में जो होटल बनने हैं वो फाइल आगे बढ़ ही नहीं पा रही, इतनी क्वेरी होती है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना कि ऐसे अधिकारी जैसे औरैया के डीएम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत सस्पेंड किया, बलिया के डीआईएस को तुरंत अरेस्ट हुआ। जो भी कर्तव्य में अपनी शिथिल पाया जाएगा, योगी सरकार में उसको कोई स्पेस नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बख्शने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के प्रति जो आदरणीय योगी जी की सरकार ने जवाबदेही सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है, उस पर निरंतर आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। अपने माननीय मंत्रीगणों को भी उन्होंने उस संदर्भ में दिशा निर्देश इसीलिए दिया कि 100 दिन का और 6 महीने का रोड मैप और फिर 5 साल का रोड मैप तैयार करके दें, और उनकी लगातार समीक्षा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः प्रदेश के भ्रमण की बात हो, अभी जालौन, ठीक, यानी कि पूरे मास्टर प्लान के बाद समीक्षाएं चल रही हैं और योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता सपा। सर बहुत स्वागत है आपका। और 30 दिन के कामकाज पर हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि सरकार कह रही है कि हम चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे पास 30 दिन का मास्टर प्लान है, 6 महीने का है, उसके बाद उसके पहले 100 दिन का है, 5 साल का है। ये जो 30 दिन का कामकाज है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, 30 दिन के अंदर में अगर आप देखोगे किस तरह से प्रयागराज में घटनाएं घटी, एक बार नहीं 2-2 बार एक परिवार की 5-5 लोगों की हत्या हुई। ये 30 दिन के अंदर ही हुआ है। कल मेरठ में आपने देखा 20 सड़क पे किस तरह से चाकुओं से वार करके मारता रहा और जनता वहां से आते जाते देखती रही, लेकिन वो वार चलता रहा। और जब पुलिस की बाइट में देख रहा था, वहां के एसपी सिटी बाइट दे रहे थे, तो क्या बोल रहे थे पता आपको? कि वहां पे कोई बचाने नहीं आया और आदमी मारता रहा। अरे बचाने जनता आएगी, आप पुलिस क्या करती है भाई? पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई। पुलिस तो इसलिए है ना कि पुलिस वो रक्षा करेगी, और चाकू से वहां पे वार होता रहा कि ना जाने कितनी घटनाएं, इस तरह की घटनाएं जो लगातार आपको देखने को मिली है। ये शर्म की बात नहीं। आगरा में क्या हुआ, कितनी घटनाएं में गिरा दूं, चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। महंगाई चरम सीमा पे है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। अगर सरकार को लगता है कि जो हत्याएं हुई हैं, जिस तरह से चोरी डकैती हुई है, जिस तरह से लूट मार हुई है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, और उसके बाद भी सरकार को लगता है वो अच्छा काम कर रही है, पीठ थपथपा रही है, तो भैया बधाई आपको। लेकिन जनता को तो ऐसा नहीं काम चाहिए। जनता को चाहिए कि यहाँ पे वाकई एक आपने जो राम राज की सपना दिखाया था, कहीं दिखाई तो पड़े। कितनी महंगाई बढ़ी है 1 महीने के अंदर में, आप सोच लीजिए। लगातार हल्ला मचाया जा रहा है कि यहाँ पे नींबू 300 रुपए किलो पार हो गया है। आखिर उसके बारे में सरकार ने क्या किया, जरा बता दे सरकार। 30 दिनों में कोई भी कदम उठाया गया हो? हाँ, ये जरूर है कि मंत्री की जगह मंत्री के बेटे यहाँ पे वो चला रहे हैं, मंत्रालय चला रहे हैं। ये तो पहली बार हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है कि मंत्री जी गायब हैं। 30 दिन की मैं उपलब्धि बता रहा हूँ मैं आपको। कैबिनेट मंत्री के बेटे मंत्रालय चला रहे हैं। वो घूम घूम के
जाके मुआयना कर रहे हैं कहाँ काम चल रहा है नहीं चल रहा है। ये कैसा भाई है? यहाँ तो अंधेर है। मंत्री गए, मंत्री का बेटा मंत्रालय चलाएगा। ये तो पहली बार देखने को हिंदुस्तान के अंदर इतिहास में मिल रहा है। तो आप सोचो, ये अगर कामयाबी है सरकार की 30 दिनों की, तो ये सरकार की कामयाबी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी 3 मुद्दे उठाए हैं भदौरिया जी ने। पहला महंगाई का, दूसरा कानून व्यवस्था का, और तीसरा कि मंत्रालय मंत्री के बेटे चला रहे हैं। हरीश श्रीवास्तव जी पास जाएंगे, फिर से संपर्क टूट गया है। हरिश्चंद्र जी, आपने सुना होगा अनुराग भदौरिया जी को, वो 3 सवाल उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था, महंगाई और मंत्रालय जो बेटे चला रहे हैं मंत्री के। मैंने कहा कि सब जो रही थी पूरे प्रदेश में इस तरह से खारिज करने का काम किया, लेकिन हमारे अनुराग भदौरिया जी अभी उसी टोन को गाए जा रहे हैं। उनको प्रयागराज की घटना के बारे में मालूम है कि एक घटना तो जिसमें वो 5 लोगों की हत्या हुई, उस परिवार के मुखिया ने खुद ही उसको अंजाम दिया और फिर उसने आत्महत्या कर ली। और जहां भी दूसरी जो घटना है उसमें जिस तरह से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, जो भी उसके जिम्मेदार लोग हैं, सरकार ने किसी भी व्यक्ति को जो अपराध में लिप्त रहा हो किसी को बख्शा नहीं है और न योगी सरकार बख्शने वाली है। योगी सरकार की अपराध और भ्रष्टाचार पे जो 0 टॉलरेंस की नीति है वो चलती रहेगी और अन्य प्रदेश भी योगी सरकार के इस मॉडल का अनुसरण कर रहे हैं। अपराधियों के घर पे बुलडोजर पहुंचे हैं और तमाम अपराधियों ने बुलडोजर देख करके सरेंडर किया है। और बोल दूं मैं, कानून व्यवस्था इकबाल है वो उत्तर प्रदेश के ही नहीं अपितु विभिन्न राज्यों में उसका लोहा माना जा रहा है और लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। और जहां तक महंगाई को लेकर के बात कर रहे हैं, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल को लेकर के जिस तरह से वैश्विक मार्केट से सभी जानते हैं गौण होता है, और उसको लेकर के जो आज चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध को लेकर के परिस्थितियां कुछ बिल्कुल हरिश्चंद्र जी, लेकिन अनुराग भदौरिया जी आपकी दलीलों से वो दाम बढ़ते हैं, असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। अनुराग भदौरिया भारत में भी आता है। देखिए, ये पूछिए कि भैया ये जो लखीमपुर में जेई ने आत्महत्या की थी, क्यों उसकी पत्नी को मांग रहे थे ना कि हम आपका काम, आपका प्रमोशन और क्या क्या वजह के लिए पत्नी की कह रहे थे पत्नी को भेज दीजिए। याद है घटना आपको घटना याद है कि किस तरह से पलिया थाने में बुला के वो तो जो ई रिक्शा चला, बताइए कि जब ये घटना प्रकाश में आई, जब ये घटना प्रकाश में आई तो उनके खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जो इस तरह की बात कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? आप तो ये बताइए ना कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे थे 15,000 की घूस मांगा जाएगा तो थाने में आत्महत्या करनी पड़ेगी। कार्रवाई एक घर के 5-5 लोगों की मौत हो जाएगी। नहीं, यहाँ पे सरेआम मेरठ के अंदर रोड पे चाकुओं से गोद के मारा जाएगा। ये उत्तर प्रदेश है क्या है? क्या उत्तर प्रदेश को आपने बना दिया है कि जो चाहे वो यहाँ लूट घसोट चोरी डकैती हत्या लूट मार चलता रहेगा? मंत्री का बेटा चलाएगा यहाँ पे शासन। भाई मंत्री जीते, मंत्री जी कहाँ है? उनका बेटा मंत्रालय चलाएगा। ये तो पहली बार समाजवादी पार्टी सरकार ने अराजकता की फसल बोई थी। दरख्वास्त करूंगा मुख्यमंत्री से, समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री जी आपके राज्य में क्या हो रहा है? संरक्षण दिया था, अपराधियों का संरक्षण दिया बेटा मंत्रालय चला रहा है। ये शर्म की बात है। लेकिन योगी के बयान मंत्री क्या है ये बताने की जरूरत नहीं। कोई भी नहीं स्पेस है न कोई माफी है। ठीक है, विजय उपाध्याय सर, जो दोनों ही नेता बात कर रहे हैं, महंगाई का मुद्दा जो अनुराग जी ने उठाया, जिस तरीके से उन्होंने मंत्री जी के बेटे का मामला उठाया, हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि घटना हुई तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, इन सब के बीच किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो चलेगा, लेकिन बात जब 30 दिन की उपलब्धि पर हो रही है तो विपक्ष के जो तर्क हैं वो भी अपनी जगह सटीक हैं और जो सवाल हैं वो तीखे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का जो फोकस है, जो स्ट्रेटजी है, वो सही ट्रैक पे है। जिस विकास के जंबो जेट को रनवे पे लाया गया है वो टेक ऑफ के लिए तैयार है, बशर्ते कि सारी मशीनरी ठीक से काम करे और उसे प्रॉपर थ्रस्ट मिले ताकि वो उड़ान भर सके। इसके लिए बहुत सी चीजों को अभी करने की जरूरत है। और राम राज्य में राम ने कोई सेना के बदौलत राम राज्य कायम नहीं किया था, वहां की जनता ने तय किया था कि हमें किस तरीके से रहना है। तो जनता की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो कितना नैतिकता और अच्छे सकारात्मक तरीके से काम करती है। अगर कहीं अपराध होता है
तो निश्चित तौर पे हर जगह अपराधों का तो जिक्र होगा ही होगा, लेकिन अपराध जो होते हैं वो समाज से ही निकल के आते हैं। आप लगातार अपराध रोकेंगे, संगठित अपराध और जो अचानक होने वाली घटनाएं हैं, दोनों को थोड़ा सा अलग करके भी देखना पड़ेगा कि क्या संगठित अपराध को बढ़ावा मिल रहा है, क्या बड़े अपहरण हो रहे हैं, या इंडस्ट्रियलिस्ट संकट में है, या जो व्यवसायी हैं उन पे संकट है कि नहीं है। इन सारी चीजों को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा और इनको सोचना पड़ेगा कि जो अभी अपराध हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए फार्मूला क्या होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सब मिलके अगर काम करेंगे तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात है या राम राज्य की कॉन्सेप्ट की बात है, दोनों के लिए, चाहे वो अपोजिशन हो, कभी न कभी वो भी सत्ता में आता है, तो अगर राम राज्य होगा, भरत के बाद राम आए थे और दशरथ के बाद भरत को ही जिम्मेदारी मिली थी, तो भरत की भूमिका अपने आप में है और राम की भूमिका दूसरे तौर पे है। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष को इसी तरीके से देखा जाना। ठीक है, देखिए आप विपक्ष की भी बात कर रहे हैं कि विपक्ष कब से भरत की भूमिका में आए, तो उस पर भी सवाल जवाब करेंगे। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी कह रहे थे कि राम राज्य की परिकल्पना अगर की जा रही है तो उसमें जितनी जिम्मेदारी पक्ष की उतनी विपक्ष की भी है, तो क्या विपक्ष भरत की भूमिका निभाने के लिए तैयार है? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, हमने मुद्दा उठाया, आपके सामने उठाया कि मेरठ में किस तरह से रोड पे चाकू से गोद के मर्डर किया गया कल, किस तरह से मंत्री का बेटा मंत्रालय चला रहा है। मैं अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ ना, सरकार को जता रहा हूँ। और हम जब ये बोल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे कि भाई यहाँ कैबिनेट मंत्री की जगह उसका बेटा क्यों निरीक्षण करेगा, क्यों यहाँ पे मंत्रालय को चलाएगा, क्यों मंत्रालय की मीटिंग लेगा, तो उस पर कम से कम ध्यान देंगे। यही तो विपक्ष का काम है। विपक्ष के हम महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी हुई, हम अपना मुद्दा उठा रहे हैं कि महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है, और बेरोजगारी का आलम तो ये है कि अब रोजगार कहीं है नहीं, तो ये मुद्दा तो उठा रहे हैं ना। जिस तरह से प्रयागराज में हत्याएं हुई हैं तो उसका मुद्दा उठा ही रहे हैं हम। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किस तरह से जेई की पत्नी की बात जो आई थी, इससे ज्यादा शर्म की बात तो हो नहीं सकती है। और किस तरह से पलिया में 15,000 रुपए ई रिक्शा वाले से मारा गया, उसने अपने ऊपर आग लगाने की कोशिश की, तो ये उसने आग लगाई। इनफैक्ट ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं हैं। तो ये विपक्ष की भूमिका तो निभा ही रहे ना हम अपनी। आपको इस बात का जता रहे हैं, ये घटनाएं हो रही हैं, इसका मुद्दा उठा रहे हैं, इस पे कार्रवाई हो, इस पे न्याय मिले। और विपक्ष के यही तो काम है। विपक्ष अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहा है। अब जिम्मेदारी सरकार की होती है अपनी भूमिका निभाने की। विपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ है, क्योंकि हमें मिलकर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करनी है, और जो हमारी जिम्मेदारी में बाखूबी से निभा रहा हूँ। और आपको बता रहा हूँ ये घटनाएं हो रही है, इस पे आप कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, देखिए अनुराग जी साफ करें और सही भी कह रहे हैं कि विपक्ष सवाल उठा सकता है, सरकार और मशीनरी कितनी गंभीरता से सुनती है सवाल है। और विजय उपाध्याय जी भी कह रहे हैं कि एक जो बड़ा प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार है, एक बड़े विकास का, मशीनरी सही से काम करेगी तभी ये सफल टेक ऑफ हो पाएगा। तो क्या मशीनरी दुरुस्त कर ली आप लोगों ने इतनी कि सब कुछ सही से हो जाए? नहीं, उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल और आंसरेबल बनाने के लिए लगातार उन्होंने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने काम किया, और उसका असर भी दिखा। जिस तरह से कोविड नियंत्रण को लेकर के, या गरीबों को मुफ्त अन्न योजना, गरीब कल्याण योजना में अन्न पहुंचाने को लेकर के, या वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरह से काम हुआ, ये सबको दिखा। संचारी रोगों के रोकथाम को लेकर के जिस तरह से कार्य हुआ, ये सबको उसका परिणाम दिखा। और लगातार सरकार जो ब्यूरोक्रेसी है, शासन प्रशासन, उसको जवाबदेह बनाने के लिए काम कर रहा है। जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष की एक भूमिका सकारात्मक होती है, और विपक्ष अगर केवल नकारात्मक भूमिका को अपनी भूमिका समझता है तो यह उसको मुबारक हो, लेकिन जनता इसको बखूबी समझती है। और इसी तरह की भूमिका पिछले कार्यकाल में भी, प्रथम कार्यकाल में भी योगी जी की विपक्ष की रही थी, और उसका जवाब जनता। लेकिन हरिश्चंद्र जी, एक सवाल यहाँ पर मैं और ऐड करूंगा कि सवाल विपक्ष उठाता है और सवाल हम लोग भी उठाते हैं। 2 जिलों से तस्वीरें आ गई। गाजियाबाद में जब एक बच्चे की मौत के मामले पर एबीपी गंगा ने तस्वीर दिखाई तो पुलिस कैमरे पर धक्का मारने लगी। प्रयागराज में पुलिस कैमरे पर धक्का मारने लगी। तो ये आपका जो मशीनरी है, क्या सवाल उसको पसंद नहीं आते? क्या विपक्ष पूछे या पत्रकार पूछे, ये धक्का मुक्की क्यों शुरू हो जाती है? इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई अधिकारी कर्मचारी करता है तो उसको भी, मैंने पहले ही कहा कि कोई भी
अधिकारी हो, वो बड़ा से बड़ा हो या छोटा छोटा कोई कर्मचारी हो, अगर कोई अपने वो कर्तव्य में शिथिल पाया गया या लापरवाह पाया गया या उसने कोई अतिक्रमण किया अपने अधिकार और कर्तव्यों का, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग सरकार सुनिश्चित करेगी किसी को जरा सा भी ऐसे लापरवाही पे, ऐसे आपराधिक कृत्य पे किसी को कोई छूट नहीं। सवाल उठाया था कि केजीएम में किस तरह से स्ट्रेचर वहाँ है नहीं, गोदी में उठा के पेशेंट को ले जा रहा है तीमारदार, इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? हमारा तो काम आपको बताना है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, इस पे कार्रवाई हुई क्या? बता दीजिए कोई कार्रवाई हुई है तो। हॉस्पिटल में जो लचर व्यवस्थाएं हैं, बार बार हम इसको उठा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही है? और ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके हेल्थ मंत्री ही कह रहे थे कि मुझे शर्म आ रही है कि यहाँ पे इस तरह की लचर व्यवस्था कार्रवाई होती है। अनुराग जी, आपको नहीं दिखाई पड़ती हो, आपको न दिखाई पड़ती हो अलग की बात है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं भी कोई अगर इस तरह की बात आती है तो त्वरित कार्रवाई होती है। ठीक है, विजय उपाध्याय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय सर। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो घटनाएं मीडिया में ऑलरेडी रिपोर्ट हैं, अखबारों में खबर छप गई, चैनल पे दिखाई जा रही हैं। अनुराग भाई बहुत ही समझदार, बहुत ही सीजेंड और बहुत ही बुद्धिजीवी तबके से हैं, अपोजिशन के सबसे अच्छे वक्ताओं में हैं। लेकिन इन्होंने जो घटनाएं बताई, सिर्फ वही घटनाएं इन्होंने बताई जो ऑलरेडी मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी है। विपक्ष की भूमिका अखबारों की खबर या चैनल की खबर को दोबारा बता देने में नहीं है, इससे आगे की बात होती है। उत्तर प्रदेश में एक और महंगाई है, गेहूं बहुत महंगा है, किसानों को दोहरा लाभ हो रहा है। सरकारी खरीद इस समय बहुत ही कमजोर हो गई है, इसलिए कि बाजार में एमएसपी से ज्यादा कीमत पे गेहूं मिल रहा है और किसान को फायदा हो रहा है। उसके घर से जाके 2100, 2150, 2050 इतने रुपए क्विंटल में लोग खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा अवसर बना है गेहूं के किसानों के लिए कि एक तरफ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं अगर रूस यूक्रेन युद्ध से, तो दूसरी तरफ गेहूं को फायदा हो रहा है किसानों को। मुझे लगता है आगे चावल जो धान उगाने वाले किसान हैं उनको भी फायदा होगा। बिल्कुल, तो तमाम ये मसले हैं और सभी की अपनी अपनी राय है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सरकार के पक्ष का कहना है कि हम काम कर रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों पर भी सरकार को गौर करना होगा। और इन्हीं सब के बीच 30 दिनों का जो कार्यकाल पूरा हुआ है, इस पर अपनी अपनी बातें और राय सामने आ